हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया, सबको नमस्कार। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ 12th केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन चैप्टर का सेकेंड नंबर लेक्चर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें जो एडिशन सॉल्ट है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक वो वाले सॉल्ट जो वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं, जिनको हमने डबल सॉल्ट बोला था। एक वो वाले सॉल्ट जो वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो जाते, उनको हमने क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला था, मतलब कि रेनकोट विदाउट रेनकोट। क्लियर? जो रेनकोट वाले हैं वो हमारे थे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और इस चैप्टर में हमको इन्हीं का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना है। क्लियर? तो अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानना है, उनका नाम देना है, उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना है। तो ये सारी चीज स्टडी करने से पहले हम आपको आप लोगों के साथ एक हेडिंग डिस्कस करेंगे जो हमको इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देगी, तो जिसको हम बोलेंगे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी। क्लियर? तो टर्मिनोलॉजी को हमने पहले एक आप लोगों के साथ एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको मैंने बोला था क्या क्या नाम है इसका? बीपीएस, ड्राइव नेम। क्लियर? चलो, तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल में यदि हम बात करें कि कौन सी चीज को हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ भी हमने ले लिया Cl, क्लोरीन ले लिया। क्लियर? तो यदि हम बोलें तो ये वाला जो हमारा रहता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। इसके अलावा जो भी बड़े ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं उसको? लिगेंड। बाहर जो रहता है इसको हम बोलते हैं सिंपल मेटल। सिंपल आयन को हम काउंटर आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल आयन को अपन काउंटर आयन भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ? अब इन सारी चीज़ों के बाद हम सारा चीज़ अलग अलग डिस्कस करेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, सिंपल आयन क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, कितने इनके टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? या कॉम्प्लेक्स आयन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन। अब कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ये लिगेंड। क्लियर? ये मान लीजिए +1 चार्ज है, या कि -1 भी हो सकता है, मतलब प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। क्लियर? मैंने क्या ले लिया? ये हमने मान लीजिए ले लिया कॉम्प्लेक्स आयन। अब कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन क्या होगी? तो चार्जेबल स्पीसीज। तो हम कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? तो हम इसको बोल सकते हैं एन चार्जेबल इनचार्जेबल स्पीसीज सेंट्रल मेटल आयन अटैच्ड सेंट्रल मेटल आयन attached by fixed attached by fixed number of ligand is called complex ion, is called complex ion। मतलब कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है वो क्या काम करता है? फिक्स नंबर लिगेंड से जुड़ा रहता है। मतलब कि हर सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड के अटैच होने का नंबर फिक्स रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, मैंने आपको बोल दिया K2CuCN का होल 4, मतलब कि इस कॉपर का नंबर फिक्स है, मतलब कि कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, 4 होगा। क्लियर? मतलब कॉपर 4 ही लिगेंड से जुड़ेगा, ये फिक्स रहता है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल यदि हमने लें,
यदि मैंने मान लीजिए बोल दिया आपको Na2Zn NH3, क्लियर। तो अब जैसे ये जिंक आ गया तो जिंक का भी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, जिंक का भी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, मतलब यहाँ 4 आएगा। तो जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है, मतलब कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है, तो कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में जो सेंट्रल मेटल आयन्स हैं, इनका लिगेंड से अटैच होने का नंबर फिक्स होता है, वो हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स आयन। यदि अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो बस आप इतना याद रखिए कि इस तरह का यदि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यदि वो आयनाइज्ड है तो वो हमारा होगा कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे यदि मैं इसको आयनाइज्ड करें तो हम इसको बोल देंगे 2K प्लस CuCN का होल 4 माइनस। तो ये हमारा जो माइनस है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉपर का नंबर फिक्स है, मतलब कि इस सेंट्रल मेटल का नंबर फिक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंट्रल मेटल एटम्स क्या होते हैं कि फिक्स लिगेंड से अटैच होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स आयन के 2 एग्जाम्पल हो गए, और अपन देखते हैं आगे। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। यदि हम बात करें कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है, तो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है। जैसे मैंने बोल दिया, हमारे पास क्या है, मैंने ले लिया मेटल प्लस, तो हम N लिगेंड लेंगे, मतलब ये हमारा लुईस एसिड जैसे बिहेव करेगा और ये लुईस बेस जैसे बिहेव करेगा, हमारा कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा क्या, ये। क्लियर? मतलब कि हम इसको न्यूट्रलाइज कर दिए, मतलब कि जैसे इसके पास +1 चार्ज है, तो हम कुछ ऐसा लिगेंड लें कि इसके प्लस को 0 कर दे। क्लियर? तो यदि हम लुईस बेस की बात करें तो लुईस बेस हमारा, यदि हम लुईस बेस की बात करें तो लुईस बेस क्या होगा कि हैव आ लोन पेयर। यदि उसके पास लोन पेयर है तो लुईस बेस है। यदि हम इसी का एग्जांपल ले लें, मैंने लिया Cu+2, यहाँ ले लिया NH3, यहाँ ले लिया NH3, तो हमारा क्या बनेगा, CuNH3। क्लियर? ये हमारा बनेगा CuNH3। अब हम इसको न्यूट्रल करेंगे। जब हम न्यूट्रल करेंगे तो हमारा Cu+2 है और इसके पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज को बैलेंस कर दिए, इसके पास लोन पेयर एब्सेंट है, तो लुईस एसिड मतलब क्या, लोन पेयर एब्सेंट। क्लियर? और यहाँ पे लोन पेयर है, लुईस बेस लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब Cu+2, अब इसका क्या हुआ कि देखिए, इसको बैलेंस, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो इसको बैलेंस करेगा यहाँ 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा है ना कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की हम न्यूट्रल, दोनों को हम क्या करेंगे, न्यूट्रल कैसे करेंगे, यदि लुईस एसिड है तो हम इसका रिएक्शन कराएंगे लुईस बेस से, तो हमारा क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमने कॉम्प्लेक्स आयन बना लिया। क्लियर हुआ? अब हम इसके बस बाद आपसे डिस्कस क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन। क्या डिस्कस करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन, मतलब कि इसके बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन। क्लियर? सेंट्रल मेटल एटम या आयन, तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन का डेफिनेशन क्या होगा, तो सेंट्रल मेटल आयन या एटम क्या, मतलब ये, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना, जिंक, सॉरी Fe, मतलब ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है। क्लियर हुआ? अब ये हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है और सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसकी हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन गेन आ लोन पेयर बाय लिगेंड। क्लियर? हम इसको बोल सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ
गेनिंग ऑफ लॉन पेयर, प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग ऑफ लॉन पेयर, हम इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गेनिंग ऑफ लॉन पेयर। इसके पास लॉन पेयर गेन करने की प्रॉपर्टी होती है बिकॉज हैव अ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर? क्योंकि सेंट्रल मेटल आयंस के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये क्या करते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से ये लॉन पेयर गेन करते हैं। क्लियर? जैसे मैंने ले लिया आपके साथ, मैंने ले लिया Zn+2 प्लस NH3। क्लियर? तो Zn+2 मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये हमारा लिगेंड, इसको लोन पेयर दिया तो हमारा बन गया ZnNH3 का होल 4। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन, ये हो गया लिगेंड। अब इस सेंट्रल मेटल आयन को कितने लिगेंड चाहिए थे, 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। क्लियर? तो सेंट्रल मेटल आयन हमारा क्या होता है, अब इसी इतना याद रखिए कि बड़े ब्रैकेट में जैसे हमारा स्टार्टिंग वाला है ये सेंट्रल मेटल आयन होता है जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है। क्लियर? बाई लिगेंड, ये हमेशा लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। क्लियर? तो हमारा होता है सेंट्रल मेटल आयन, मतलब बड़े ब्रैकेट में वो वाला स्टार्टिंग वाला मेटल जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को लेता है वो हमारा कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर हुआ? यहाँ पे हम पॉइंट नोट लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट so the maximum possibility for formation of complex कंपाउंड। क्लियर? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो डी ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट्स जो होते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्यों फॉर्म करते हैं, तो पहला इसमें होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। यदि वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इजिली गेन द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली गेन है ना, गेन कर लेगा। स्मॉल साइज, तीसरा है हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी। इन 3 रीजन के वजह से जो हमारा डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि पहला वैकेंट डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है तो इजिली किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो इजिली गेनिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर। सेकेंड, स्मॉल साइज छोटा है। दूसरा हाई चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है जिस वजह से वो इजिली इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से। यदि वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या सेंट्रल मेटल आयन जैसे बिहेव करेगा। क्लियर? मतलब कि सेंट्रल मेटल आयन है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आपसे बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने ले लिया FeCN का होल 4 H2O का होल ट्वाइस। क्लियर? यहाँ पे ले लो चलो K2। अब मैंने यहाँ पे ले लिया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है जो हमारा ये आयरन है मतलब कि सेंट्रल मेटल आयन, जो हमारा आयरन है मतलब सेंट्रल मेटल आयन है, ये हमारा क्या करेगा, इसके अलावा जितने भी इधर लिगेंड हैं ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर हुआ? जैसा मैंने और एक चीज एग्जांपल दूं, मैंने एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। हमने ले लिया एक ये है ना। क्लियर? मैंने ये 4 बॉल ले लिया, इन 4 बॉल में मैंने इसको नंबरिंग दे दिया A B C D।
मैंने बोला सी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो हमारा जो सी है वो बी और डी से अटैच है। मतलब जो सी का यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 1 2 3 कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 1 2 3। क्लियर हुआ, समझ में आया, आ गया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये इसका होता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत टैलेंटेड हो तुम लोग। चलिए, अब यदि हम यहाँ पे आयरन की बात करें तो हमारा आयरन भी तो 4 2 6 से जुड़ा है। तो यहाँ पे Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। ठीक है, मतलब यदि हम Fe का डायग्राम की बात करें तो Fe का कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। Fe, क्लियर। तो हो गया हमारा H2O और H2O, Cn, 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 Cn। क्लियर हुआ, अभी बना लो, मैं सिखाऊंगा कैसे बनेगा। क्लियर। तो हमारा इस Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना हो गया, कितना हो गया, 6 6। क्योंकि हमारा ये Fe 1 2 3 4 5 6 से जुड़ा है, तो हमारा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ये वाला जो C है तो बी और डी से जुड़ा है, ये ए से कहाँ जुड़ा है, इससे नहीं जुड़ा ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 थोड़ी होगा, 2 होगा, 2। जबरदस्ती का वेरी गुड, हटाओ इसको। क्लियर। तो हमारा जो सी का कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा दूसरा, चलिए अब यदि मैं पूछूं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इस वाले सर्कल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अरे सर बार बार बेवकूफ थोड़ी बनूंगा, 1 2 3। क्लियर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, क्योंकि जो हमारा ये वाला सर्कल है 1 2 3 से जुड़ा है। मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब हमको ये समझ में आया कि सेंट्रल मेटल आयन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से डायरेक्ट अटैच होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्लियर देंगे, सेंट्रल मेटल आयन attached with ligand by coordination bond। central metal ion attached with number of ligand by coordination bond। मतलब कि सेंट्रल मेटल आयन कितने नंबर ऑफ लिगेंड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू अटैच है वो उसका कहलाएगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि हर सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद यदि हम एक और डेफिनेशन देखें सेंट्रल मेटल आयन की, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है तो कितने नंबर ऑफ लोन पेयर गेन कर रहा है, जितने नंबर ऑफ लोन पेयर गेन करेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन गेन द नंबर ऑफ lone pair, gain the number of lone pair, gain the number of lone pair is called कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब सेंट्रल मेटल आयन कितने नंबर ऑफ लॉन पेयर गेन करता वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। क्लियर। यदि अब यहाँ पे ऑल मेटल फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, हर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। तो इसके लिए हम चार्ट बनाएंगे किस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। क्लियर। तो एक चार्ट बना लेते हैं अपन। चलिए अब यदि हम देखें ये हो गया इन सारे मेटल्स का, ये हो गया मेटल और ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। यदि हम बात करें Cr प्लस
Mn+2, Fe+2 या Fe+3, CO+2, Pt+4, इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब यदि हम बात करें NiCuZn प्लस Pb+2, Pt+2 और ZnCdHg, इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और CuAgAu का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। मतलब CuAgAu इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, ZnCdHg है ना, ये एक ही लाइन के हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। इसके बाद इधर के जो बचे साइंस टीचर विनीता है ना, तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मनफेको, कृपलानी मनफेको, कृपलानी मनफेको 6, किसको फेंको, पीटी को। क्लियर, कृपलानी मनफेको 6 होगा। फिर NiCuZn का 4 होगा। फिर ZN के नीचे रहता है ZnCdHg 4 ही होगा और Cu के नीचे रहता है CuAgAu, इनका 2 होगा। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर का टेबल। जब तक आप इसको याद नहीं करोगे मतलब आप इसको खतरनाक तरीके से MTR कर लो। कैसे MTR करो इसको, देखो ऐसे करो, साइंस टीचर विनीता फेंक दो, काम की नहीं है। क्लियर, कृपलानी मनफेको, कृपलानी मनफेको, अब Pt+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। फिर NiCuZn और ZN के नीचे CdHg, Pb+2, Pt+2 का होगा 4। क्लियर, उसके नीचे यदि हम बात करें तो CuAgAu इनका होगा 2। कितना होगा, 2। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ से हम 1-2 एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्लियर, तो अपने को पता चल जाएगा कि इनका इंपॉर्टेंस कितना है। क्लियर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा, मैं एग्जाम्पल ले लिया K4 FeCN का होल ट्वाइस H2O NH3। अब ये बताइए ये एग्जाम्पल सही है कि नहीं, देखते हैं। हमारा आयरन कोऑर्डिनेशन नंबर फेको, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड। तो आयरन के अलावा 2, 1, 3, 1, 4, मतलब इधर टोटल 4 है, मतलब ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होना चाहिए 6 लेकिन है कितने, 4, इसलिए गलत हो गया। क्लियर, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन K2Cu CN का होल ट्वाइस H2O NH3। क्लियर, अब Cu है, Cu के देखो 2, 1, 3, 1, 4, टोटल 4 है। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4, तो मतलब सही हो गया। क्लियर, तो हम इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं तो हम इस टेबल से पता लगाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्लियर, सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। यदि सेंट्रल मेटल आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम अरेंज नहीं किए हैं या जो आपको एग्जाम्पल गिवन है वो सेंट्रल मेटल आयन के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं है तो आपको बता देना है कि ये सही है ये गलत है। यदि मान लो इतनी चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, तो आपको बता देना है सही है नहीं तो गलत। क्लियर हुआ, चलिए अब हम आगे देखेंगे। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या, लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, तो हम लिगेंड को क्या बोल सकते हैं, हम इसको डेफिनेशन बोल सकते हैं न्यूट्रल और चार्जेबल स्पीसीज फॉर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर मेटल। क्लियर, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करेंगे। मतलब कि चार्जेबल स्पीसीज या न्यूट्रल स्पीसीज का वो कंपाउंड, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CuNH3 का होल 4, मतलब कि NH3 के पास लोन पेयर हैं और ये NH3 इसको, अब ये NH3 यहाँ न्यूट्रल है। क्लियर, तो अब ये NH3
अपने लोन पेयर मतलब अपने जो इलेक्ट्रॉन है कॉपर को डोनेट किया। क्या किया? कॉपर को डोनेट किया। तो ये NH3 अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को डोनेट किया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा NH3 क्या है? लिगेंड। मतलब कि चार्जेबल, यदि मैं दूसरा ले लूं Cu Cl4 क्लोरीन नेगेटिव, मतलब ये चार्जेबल है। तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को डोनेट किया। क्लियर? तो जो अपने लोन पेयर सिंटल मेटल आयन को डोनेट करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? लिगेंड। क्लियर? तो चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो चार्जेबल स्पीसीज हो, यदि अपने लोन पेयर सिंटल मेटल आयन को डोनेट करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? लिगेंड। मतलब कि हो जाएगा न्यूट्रल और चार्जेबल स्पीसीज फॉर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर मेटल। ठीक है? मेटल के लिए जो अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिगेंड। अब हम लिगेंड का देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड। अब हम देखेंगे लिगेंड क्लासिफिकेशन। हेडिंग डाल दीजिए लिगेंड क्लासिफिकेशन। ठीक है? तो लिगेंड क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले देखेंगे अकॉर्डिंग टू डोंटेट। अकॉर्डिंग टू डोंटेट। क्लियर? क्लियर? तो पहला हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डोंटेड। डोंटेड मतलब कि लोन पेयर डोनेट करने के अकॉर्डिंग। क्लियर? मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। क्लियर? मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं हमारे लिगेंड, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू डोंटेट। तो अकॉर्डिंग टू डोंटेट में नंबर हमारा पहला आएगा मोनोडोंटेट। मोनो मोनोडोंटेट। मोनोडोंटेट मतलब क्या? मोनोडोंटेट मतलब कि वन लोन पेयर डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर मेटल। क्लियर? मोनोडोंटेट मतलब कि जो मोनो मतलब एक होता है, तो मोनोडोंटेट मतलब कि ऐसा लिगेंड जो एक लोन पेयर डोनेट करता है वो हमारा हो जाएगा मोनोडोंटेट। यदि हम इसके एग्जांपल आपसे डिस्कस करें तो ये हो गया NH3 H2O CN Cl Br I फ्लोरीन CO। क्लियर? PPH3। तो इस तरह के जो कि एक लोन पेयर ही डोनेट करेंगे। क्लियर? जो एक लोन पेयर डोनेट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं मोनोडोंटेट। क्लियर? क्या? कि वो वाले लिगेंड जो एक ही लोन पेयर डोनेट करते हैं मोनोडोंटेट होंगे। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। चलो हमने ले लिया फ्लोरीन, तो मैंने बोला AgF2 AgF2, है ना, यहाँ ले लो चलो सोडियम। क्लियर? क्या हो गया? Ag कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है, मैंने एक फ्लोरीन लिया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है Ag का, तो मैंने 2 फ्लोरीन ले लिया। मतलब कि ये क्या किया? अपने 2 लोन पेयर डोनेट किया, लेकिन 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ने एक ही लोन पेयर डोनेट किया और एक और फ्लोरीन था उनने एक लोन पेयर डोनेट किया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना? 2। यदि हम इसके डोनेटेड की बात करें तो एक फ्लोरीन ने एक डोनेटेड किया, 2 फ्लोरीन थे तो 2 डोनेटेड किए, तो ये हो जाएगा हमारा मोनोडोंटेट। क्लियर हुआ? मोनोडोंटेट मतलब कि वो लिगेंड जो सिंपल मेटल आयन को अपना एक ही लोन पेयर डोनेट करता है वो हमारा कहलाता है मोनोडोंटेट। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सेकंड नंबर देखेंगे बेटा डाइडोंटेट। सेकेंड नंबर डिस्कस करेंगे डाइडोंटेट। डाइडोंटेट मतलब क्या? डोनेटिंग
टू इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर कि एक ही कंपाउंड्स होगा लेकिन वो क्या करेगा, 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। क्लियर, तो हो जाएगा हमारा डाई डोनेटेड, मतलब कि डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डाई डोनेटेड, इज कॉल्ड डाई डोनेटेड। क्लियर हुआ। चलिए इसका एग्जांपल यदि हम ले लें तो ईएन, इथाइलिन डाइएमीन। क्लियर, मतलब एमीन, तो इथाइलिन डाइएमीन मतलब क्या, CH2 NH2 NH2 ये मेटल है। अब समझिएगा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस 5 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इसने एक लोन पेयर डोनेट किया, एक लोन पेयर इनने डोनेट किया, मतलब इस नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर एक्स्ट्रा थे, इसको दे दिया, इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा थे, इसको दे दिया। क्लियर, अब ये हमारा हो गया इथाइलिन डाइएमीन, मतलब जो ये स्ट्रक्चर है, तो क्या की इस स्ट्रक्चर ने कि एक मेटल को इथाइलिन डाइएमीन ने 2 लोन पेयर डोनेट किया। समझिएगा ध्यान से, मतलब कि यदि हम इसको बोले FeC है ना, FeNA2 FeEN का होल थ्राइस, सही है कि गलत है सर? गलत। काहे गलत है सर? यहाँ 3 ही है, हमको पता है, आप बेवकूफ़ मत बता बनाइए, हमको पता है कि मतलब Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो ये 3 आपने लिया इसलिए गलत है। ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ, तो गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला जरूर था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Fe का 6 होता है, लेकिन मैंने डेफिनेशन बताया था कि गेनिंग ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर। क्लियर, तो ये एक EN जो है तो 2 लोन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ कितने EN हैं, 3 EN, तो 3 ने कितने किया, 6 लोन पेयर। यदि 3 EN ने 6 लोन पेयर हो गया, 6 लोन पेयर दिया, तो इसकी 6 की तो कैपेसिटी है, तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर, तो डाई डोनेटेड है, मतलब 2 के बराबर 1 है। क्लियर, मतलब यदि आपने डाई डोनेटेड लिया है, यदि आपने डाई डोनेटेड लिया है तो 2 के बराबर 1 है। क्लियर, यदि आपने डाई डोनेटेड लिया है मतलब वो आपका जो लिगेंड है वो 2 के बराबर अकेले है, ये होता है हमारा डाई डोनेटेड। क्लियर हुआ। चलिए डाई डोनेटेड के 1-2 और एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे आपसे। अपन यहीं पे एक और हेडिंग देखेंगे, चिलेट रिंग, या इसी को बोलेंगे चिलेटिंग। क्लियर, अब क्या होता है, चिलेट रिंग क्या होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो जितना डोनेटेड होता है उससे एक कम रिंग फॉर्म करता है। मतलब कि हम यहाँ से आएंगे और यहाँ, मतलब कि ये डाई डोनेटेड था। क्लियर, ये हमारा डाई डोनेटेड था, डाई डोनेटेड ने एक ही रिंग फॉर्म किया, देखिए ना, डाई डोनेटेड ने एक रिंग फॉर्म किया, जिस रिंग को हम बोलेंगे चिलेट रिंग। तो याद रखिए, जो जितना डोनेटेड है एक कम डोनेटेड -1 इक्वल टू चिलेट रिंग। क्लियर, डोनेटेड -1 इक्वल टू चिलेट रिंग, जो जितना डोनेटेड होगा उससे एक कम रिंग फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलेंगे चिलेट रिंग। क्लियर, इसके 1-2 एग्जांपल और लेके देखते हैं अपन। अब हम डाई डोनेटेड का 1-2 एग्जांपल और आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने बोला ऑक्जेलेटो, क्लियर, ऑक्जेलेटो OX-2 C2O4-, मतलब आप ये हमारा नेगेटिव है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमने आपको EN बताया था इथाइलिन डाइएमीन, ये न्यूट्रल होता है बेटा, आगे काम आएगा, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अब मैं क्या बोला कि हमारा जो ऑक्जेलेटो है, तो ऑक्जेलेटो -2 मतलब नेगेटिव है, तो हमारा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O O O। तो इस O ने भी एक एक लोन पेयर मेटल को दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, डाई डोनेटेड, जिसमें
एक ही चिलेट रिंग बनेगी। क्लियर, एक ही चिलेट रिंग बनेगी। तो ये हो गया हमारा ऑक्जेलेटो। दूसरा डाईपायरिमिडीन। डाईपायरिमिडीन मतलब कि हमारा ये एक लोन पेयर डोनेट करता है तो एक रिंग ये फॉर्म हुई, तो हमारा हो गया ये डाईपायरिमिडीन, ये भी डाइडोनेट है। क्लियर, ग्लाइसिनेटो, इसने भी एक लोन पेयर डोनेट किया, इनने भी एक लोन पेयर डोनेट किया, यहाँ भी एक रिंग फॉर्म हुई, तो ये भी हमारा क्या हो गया, डाइडोनेट, मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो एक बार में, यदि जैसे मैंने एग्जांपल लिया Fe और मैंने आपको बोल दिया Gl/2 और Cn का होल 2। क्लियर, मतलब यदि मैं ये एग्जांपल ले लिया आपसे, ये एग्जांपल, तो क्या है, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब यदि Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ग्लाइसिनेटो अकेले डाइडोनेट है, मतलब कि ग्लाइसिनेटो अकेले ही 2 के बराबर है, तो ये 2 हुआ, मतलब ये टोटल 4 प्लस 2, तो हमारा कितना हो गया, ये 6। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ग्लाइसिनेटो टोटल 6, मतलब ये सही है। इस तरह से आप डाइडोनेट को डिस्कस कर सकते हो। मतलब जो सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं, तो एक डाइडोनेट लिगेंड जो होता है तो 2 लोन पेयर डोनेट करता है, मतलब कि हमारा एक लिगेंड डाइडोनेट वाला रियल में 2 जैसे काम करता है, इसलिए हम इस तरह से इनको पुट करेंगे। क्लियर, चलिए उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्राइडोनेट और टेट्राडोनेट। तो ट्राइडोनेट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड ट्राइडोनेट। इसका एग्जांपल हो जाएगा डाईइथाइलिन डाईएमीन, डाईइथाइलिन डाईएमीन। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ट्राइडोनेट। चौथा हम लेते हैं आपसे टेट्राडोनेट। तो टेट्राडोनेट क्या हो जाएगा, डोनेटिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड टेट्राडोनेट। टेट्राडोनेट मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ट्राई 3 करेगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ट्राईइन, मतलब कि ट्राई इथाइलिन डाईएमीन, इसका हो जाएगा ट्राई इथाइलिन डाईएमीन। क्लियर, तो ये हो गया टेट्राडोनेट। हम पेंटाडोनेट की बात करें, यदि हम पेंटाडोनेट की बात करें तो हो जाएगा डोनेटिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेटिंग 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर, इज कॉल्ड पेंटाडोनेट। ठीक, जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो हमारा होगा पेंटाडोनेट। इसका एग्जांपल हम लेंगे EDTA-3 इथाइलिन डाईएमीन टेट्राएसीटेटो। इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर, एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो EDTA-3, ये आपका IIT में पूछ चुका है। क्लियर, और नीट में भी पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। पेंटाडोनेट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको एग्जांपल रखना है। यदि यहाँ चार्ज -3 है तो ये हमारा होगा पेंटाडोनेट, लेकिन यदि यहीं पे चार्ज -4 आ जाता है तो वो हो जाता है हेक्साडोनेट। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए नंबर 5 हेक्साडोनेट लिगेंड। हेक्साडोनेट लिगेंड। क्लियर, क्या होता है हेक्साडोनेट लिगेंड, मतलब कि ऐसा लिगेंड जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मतलब कि हो जाएगा डोनेटिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर, जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा EDTA-4, मतलब इथाइलिन
डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। यदि हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आप ले लीजिए CH2 से आपका बनेगा CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। क्लियर। अब यहाँ पे यदि हम मेटल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मेटल, तो एक लोन पेयर तो ये भाई साहब देंगे। क्लियर, देखिएगा हम 6 लोन पेयर गिनेंगे, तो एक लोन पेयर तो ये देंगे, एक लोन पेयर ये देंगे, 2 गए, हमारा हेक्साडोनेट है मतलब 6 होना चाहिए। एक लोन पेयर ये देंगे, एक ये देंगे, एक ये देंगे, एक ये भाई साहब देंगे। क्लियर, तो हो गया 6 लोन पेयर। क्लियर। अब यदि मैं इसमें से चिलेट पूछूं, चिलेट रिंग, तो क्या बोलोगे, डोनेट -1 मतलब 6 - 1 = 5। तो यहाँ पे चिलेट रिंग क्या बनेगी, 5, मतलब जो जितना डोनेट होता है उससे एक कम चिलेट रिंग फॉर्म करता है। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा क्या, हेक्साडोनेट लिगेंड। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू डोनेट हमारा ये खत्म हुआ। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ज, चार्ज के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स का पढ़ेंगे। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू। इसका एक एग्जांपल भी ले लीजिए, एफिशिएंट का, सॉरी, इसका एग्जांपल हम ले लेंगे एक FEEDTA। हो गया काम, ये हो गया, ये खुद ही 6 के बराबर है, तो इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्या टेंशन। चलिए, तो अब हम आपसे लिगेंड का दूसरा क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस में लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं, तो चार्ज के बेसिस में हम 3 टाइप्स के लिगेंड पढ़ेंगे। पहला न्यूट्रल लिगेंड, दूसरा कैटायन लिगेंड और तीसरा एनायन लिगेंड। मतलब कि एनायन हमारा नेगेटिव, कैटायन हमारा पॉजिटिव और ये 0 है ना, मतलब न्यूट्रल यानी 0 चार्ज। तो 0 चार्ज के कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए जिनसे आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमारा हो गया NH3 एमाइन, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, PH3 फॉस्जाइन, PPH3 ट्राइफॉस्फोजाइन। और फिर न्यूट्रल लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा 0 होगा। इनमें से 2-3 एग्जांपल और हैं, एथीन C2H4, बेंजीन C6H6 और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। क्लियर है ना, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये हो गए हमारे न्यूट्रल लिगेंड। अब यदि हम कैटायन की बात करें तो कैटायन के जितने भी लिगेंड हैं, सारे लिगेंड के नाम के लास्ट में हम लगाते हैं नियम। क्या लगाते हैं, नियम। जैसे NO+, देखिएगा NO+, यहाँ न्यूट्रल भी होता है, NO+ कैटायन भी होता है, NO न्यूट्रल भी है और NO+ आयन भी होता है। तो यदि न्यूट्रल है तो हम उसको बोलेंगे नाइट्रोसिल, और यदि ये पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम। जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो हम आपको बता देंगे NO को कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है। क्लियर। तो मैंने बोला नाम के लास्ट में नियम लगेगा, तो NO+ है तो नाइट्रोसोनियम, NO2+ है नाइट्रोनियम, N2H5 है हाइड्रोजीनियम। क्लियर। इस तरह से सबके लास्ट के, मतलब यदि पॉजिटिव लिगेंड है तो याद ही नहीं रखना पॉजिटिव लिगेंड, आप देख लेना यदि किसी लिगेंड के लास्ट में नियम लगा हुआ है मतलब वो पॉजिटिव लिगेंड है। क्लियर। ये तीनों हमारे लिगेंड नहीं है, लगते लिगेंड जैसा है लेकिन नहीं है, NH4, PH4 और H3O+। क्लियर। अब वेरी IMP हम देखेंगे एनायन या नेगेटिव लिगेंड। यदि हम एनायन की बात करें बेटा, तो जैसे 8 और आइड, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड। क्लियर।
तो इन तीनों केस में हम क्या करते हैं, ए को रिप्लेस कर देते हैं ओ से। क्या, ए ई रिप्लेस बाई ओ, है ना, ई रिप्लेस बाई ओ, तो ये हमारा हो जाएगा एटो, ये हमारा हो जाएगा आइटो, ये हो जाएगा आइडो। क्लियर, तो हो जाएगा एटो, आइटो और आइडो। तो हम ई को रिप्लेस कर देंगे ओ से, तो हमारा वो नेगेटिव लिगेंड होगा। ये न्यू रूल के अकॉर्डिंग, न्यू रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ई को रिप्लेस कर देते हैं ओ में। क्लियर हुआ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके देखा, हमारा SO4-2 है जो हमारा सल्फेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सल्फेट। बट जब हम इसको लिगेंड में यूज करेंगे तो हम इसको बोलेंगे सल्फेटो। क्या बोलेंगे, सल्फेटो। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया CO3-2 कार्बोनेट। क्लियर, तो हम इसको ई को हटा के रिप्लेस करेंगे ओ में, तो हो जाएगा कार्बोनेटो। क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया दूसरा N2O-। क्लियर, तो हमारा ये बना, तो यदि हम NO2-2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो मेटल NO, तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो मेटल है डायरेक्ट N से जुड़ा है, तो हमारा हो जाएगा नाइट्राइटो N। क्लियर, यदि मेटल हमारा O से जुड़ा है तो हमारा हो जाएगा नाइट्राइटो O। तो ये भी एक नेगेटिव लिगेंड हो गया। क्लियर, अभी हम नेगेटिव लिगेंड और भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव के कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो नेगेटिव में सब एक और हम देखेंगे, माइनस का SCN। क्लियर, देखिए यदि माइनस का SCN है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, SCN या NCS। यदि SCN है मतलब थायोसाइनेटो S, और NCN है तो थायोसाइनेटो N। क्लियर, मतलब कि एक बार CN S से डायरेक्ट अटैच है, एक बार N से, तो हम इसको थायोसाइनेटो या आइसोथायोसाइनेटो हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर, यदि हम सेकेंड एग्जांपल देखें OCN, है ना, ओशियन, तो इसको भी हम दो टाइप से बोल सकते हैं, एक थायोसाइनेटो O, एक साइनेटो N, है ना, यानी OCN को हम बोलेंगे साइनेटो O या साइनेटो, बट NCO को हम बोलेंगे साइनेटो N या आइसोसाइनेटो। क्लियर, ये अच्छा है। जैसे मान लीजिए मैंने नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरीन ले लिया। क्या ले लिया, क्लोरीन। तो यदि आप इसको क्लोरो बोलोगे, ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग आप इसको क्लोरो बोल सकते हो, बट न्यू रूल के अकॉर्डिंग आप इसको बोलोगे क्या, क्लोराइडो। क्या बोलोगे, क्लोराइडो। एग्जांपल यदि हम ले N-3, तो नाइट्रो या नाइट्राइडो। क्या बोल सकते हो, नाइट्रो जो कि वैलिड नहीं है, सिर्फ इसका वैलिड है नाइट्राइडो, ओल्ड और न्यू रूल दोनों के अकॉर्डिंग। क्लियर, उसके बाद हम बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ X मान लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, साइनाइड H-, N3-, NH2-। तो Cl- है ना, तो यदि वो Cl- को क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, हाइड्राइड, है ना, इसको Cl को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, Cn को साइनाइड, H को हाइड्राइड, N3 को एजाइड और NH2 को एमाइड आप बोलोगे। क्लियर, उसके बाद यदि हम बोले कि ओल्ड रूल के हिसाब से क्लोराइड को क्लोराइड, है ना, क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, हाइड्राइडो, एजाइडो, एमाइडो, और न्यू रूल के अकॉर्डिंग हम क्लोरो और ब्रोमो को क्लोराइडो और ब्रोमाइडो भी बोल सकते हैं। क्लियर, बाकी ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी तक का जो लेक्चर था पूरा का पूरा लेक्चर MTR है, मतलब कोई भी लॉजिक ऐसा नहीं था, फिर भी आप लोग, मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हूँ। बाकी पूरा का पूरा हमारा MTR है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से रट लीजिए। यदि आज का लेक्चर आप लोगों को याद हो गया, इसका मतलब कि ये चैप्टर आपके चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि जो हमने अभी सीखा आगे उसी को अप्लाई करना है, अप्लाई करना हद से ज़्यादा ईजी है। क्लियर हुआ, तो आप इसको बहुत अच्छे से 1 बार, 5 बार, 15 बार, 25 बार, जितनी बार याद कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छे से इसको याद करो, तभी ये चैप्टर आपको ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं। और सबसे इजी चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये भी बता देता हूँ। बस जो आज का लेक्चर है उसको आपको याद करना है। क्लियर, इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और आपसे डिस्कस करेंगे आज ही, एम्बीडोंटेट लिगेंड। क्लियर, तो हेडिंग डाल
डाल दीजिए एम्बीडोंटेड लिगेंड। एम्बीडोंटेड लिगेंड क्या कहलाते हैं, मतलब कि एम्बीडोंटेड लिगेंड मतलब कि लिगेंड फॉर्म आ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय बोथ साइड। क्लियर कि लिगेंड फॉर्म आर कोऑर्डिनेट बाय, है ना, मतलब लिगेंड फॉर्म आ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय बोथ साइड बिहेव लाइक मोनोडोंटेड लिगेंड। क्लियर, ये हमारा मोनोडोंटेड लिगेंड जैसा बिहेव करता है, बट ये दोनों टाइप्स, दोनों साइड से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे मैंने ले लिया Cn माइनस, क्या ले लिया Cn माइनस, तो देखिए मैं ये तो 1 2 3 4 5 और कार्बन यहाँ नेगेटिव, मतलब कि हमारा जो Cn है तो यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और ये लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। क्लियर, मतलब कि जो हमारा साइनाइड है दोनों साइड से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और यदि इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिलते हैं जो दोनों साइड से लोन पेयर डोनेट कर दे, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडोंटेड लिगेंड, जो कि नॉर्मली मोनोडोंटेड जैसे बिहेव करते हैं। इनके कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे, SCN माइनस, OCN माइनस, NO2 माइनस। क्लियर, मतलब कुछ ये लिगेंड्स हैं जो कि आपका एम्बीडोंटेड जैसे बिहेव करते हैं, मतलब कि जो ये वाले लिगेंड होते हैं तो दोनों साइड से लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इस तरह के लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बीडोंटेड लिगेंड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हर एग्जाम में आता है, चाहे आप 12th का एग्जाम दो, जेई का एग्जाम दो, नीट का एग्जाम दो, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दो, हर एग्जाम में आना ही आना है। क्लियर, तो हम आप लोगों से क्या डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नॉमेनक्लेचर, मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉमेनक्लेचर के पहले पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर, पहला लेक्चर छोड़ भी दोगे तो चलेगा, लेकिन ये वाला लेक्चर यदि छोड़े तो गया काम से। क्लियर, तो बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा सेकेंड लेक्चर है थोड़ा सा बोरिंग है, मतलब लेकिन याद कर सकते हो यदि आपको ये चैप्टर सीखना है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। तब आप देखिएगा इसके बाद जितने लेक्चर हमारे 8-10 लेक्चर जितने भी हैं आपको मजा आ जाएगा शानदार तरीके से। क्लियर, तो चलिए, थैंक यू सो मच।